नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में बजट स्पेशल ब्रॉडकास्ट दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल इस सीरीज़ का पहला कार्यक्रम आपने देखा था यहीं कनॉट प्लेस से। आज इस सीरीज़ का दूसरा कार्यक्रम है और इत्तेफाक की बात देखिए, आज वसंत पंचमी है। आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा का आज दिन है और आज देश के सब लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो उनके पास कितनी लक्ष्मी आएगी। तो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया। बजट में कहा गया कि हमारा पूरा फोकस गरीबों पर है, किसानों पर है, मिडिल क्लास पर है, ईमानदार टैक्स पेयर पर है और देश की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है। कुछ बड़ी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बता दें क्या क्या बजट में कही गई। बजट में किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा गया कर्ज के तौर पर और 5 साल में किसान की कमाई को दोगुना करने का वादा किया गया। 1 करोड़ परिवारों को बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के दायरे से बाहर लाने का वादा किया गया। ईमानदार लोगों पर टैक्स का बोझ घटाने की कोशिश करेगी सरकार। 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। पॉलिटिकल फंडिंग पर भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। अब राजनीतिक पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा नकद नहीं ले पाएंगी। पहले यह सीमा 20,000 रुपए की थी। सरकार का दावा है कि उसके इस बजट के बाद जो उसने तैयारी की है उससे अमीरों और बेईमानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 50 लाख से ज्यादा कमाने वालों को अब टैक्स के अलावा सरचार्ज देना पड़ेगा और 1 करोड़ के ऊपर कमाने वालों को 15% सरचार्ज हो जाएगा। आर्थिक अपराधों को लेकर भी सरकार सख्त दिखाई देती है। बजट में संपत्ति जब्त करने के लिए खासतौर पर उन लोगों की जो भाग जाते हैं देश छोड़ के, उसके लिए विशेष प्रावधान लाने की बात है और 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश के लेन देन पर अब पाबंदी लगेगी। यानी सरकार ने इस बजट में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की है कि वो ईमानदारों का विकास चाहती है, बेईमानों पर सख्ती चाहती है। पर क्या मोदी सरकार का ये बजट देश की उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या वाकई ये बजट इस वक्त की जो जरूरत थी 132 करोड़ भारतीयों की, उसको पूरा करने का एक दस्तावेज दिखाई पड़ता है? क्या इस बजट से इन तमाम लोगों ने जो कि नोटबंदी के दौरान बैंकों के बाहर, एटीएम्स के बाहर कई दिन तक, कई घंटों तक लाइनों में खड़े रहे, जितनी उम्मीद इस बजट से कर रहे थे वो इस बजट में पूरी हुई है क्या? तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी, स्वागत है आपका, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और रंजीत रंजन, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका, सांसद भी हैं। 3 एक्सपर्ट्स हमने आज बुलाए हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। नोटबंदी के दौरान भी उनको आपने जी न्यूज़ पर खूब देखा सुना और बजट पर भी लगातार पिछले कई दिन से वो हमसे बात कर रहे हैं। रंजन महापात्रा हमारे साथ हैं, पॉलिसी एडवाइजर हैं, भारत सरकार के मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं और CSR सस्टेनेबिलिटी जो पत्रिका है उसके संपादक भी हैं, स्वागत है आपका। और मृगेंद्र हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सपर्ट है। सुबह से आप उनकी राय जी न्यूज़ पर सुन रहे हैं बजट एक्सपर्ट के तौर पर। तो सबसे पहले आमतौर पे क्योंकि सरकार से पूछा जाता है कि आज जो आपने बजट दिया उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं, हम उल्टे से शुरू करते हैं। पहले विपक्ष से आज पूछते हैं कि आज के इस बजट को रंजीता जी आप कैसे देख रही हैं? वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने एक लाइन में कह के निपटा दिया कि कुछ नहीं है, या आप कुछ डिटेल इस पे बताना चाहेंगे? आप डिटेल सुनना चाहते हैं? जरूर, डिटेल सब सुनना चाहते हैं इसलिए बुलाया, नहीं तो राहुल गांधी जी बोल दिया तो हम लोगों ने बोल दिया होता। आपका ये शो है ताल ठोक के, और मेरे ख्याल से फुल मेजॉरिटी में होते हुए बीजेपी ताल ठोक के गरीबों के लिए कर सकती थी। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन गरीबों के लिए, एक्चुअली मैं कहूँगी कि उन्होंने कहा कि हम काले धन के लिए कर रहे हैं, पर गरीबों को ठोक दिया। तो ये जो बजट है, देखिए अभी आज के बजट में नोटबंदी को लेकर सब लोग सीरियस थे। ये नहीं कि हम अपोजिशन है तो बोलेंगे। उनके जो एक्सपर्ट हैं, स्वामीनाथ जो आपके अरविंद उनके आर्थिक एक्सपर्ट है, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट ने, और गवर्नमेंट ने भी माना कि 35% रोज़गार इससे गिरा और कृषि का जो स्तर था उसकी जो आय थी गिरी, और जो इससे लाभ होना है उसका कोई स्पेसिफिक आंसर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है कि कितना हुआ और या कब तक होगा। तो सारे पब्लिक सुनना चाहता था, अपोजिशन भी सुनना चाहता था कि डीमोनेटाइजेशन का आखिर क्या फ़ायदा हुआ, अगर फ़ायदा हुआ तो वो पैसे कहाँ हैं, अगर वो पैसे हैं तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेंगे। तो ये कुछ भी हम लोग को उसमें नगन नज़र आया और ये एक बहुत गंभीर मसला था। अब आप कहोगे कि उन्होंने टैक्स इंजेक्शन की बात करी, मैं कहूँगी लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया। एक बहुत बड़ा भार
उन लोगों को दिया जो ऑलरेडी टैक्स पे हैं। आप एक तरफ बोल रहे हो कि 5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, आपने 2.5 लाख जो टैक्स फ्री था, हम लोग होप कर रहे थे। आप एक तरफ कह रहे हो कि बैंक में पैसे लोगों को जमा करने की आदत होनी चाहिए, तो अगर आप उसको 2.5 से 3.5 4 करते तो मैं भी लोग और अग्रसर होते। आपने क्या कहा, उसको 3 करा, 3 से 5 को 5% आपका टैक्स आपने डिवाइड दी। लेकिन जो मिडिल क्लास बेचारा, जो आप 50 लाख को बोल रहे हो बहुत अमीर है, 10 आदमी फैमिली में है, 5 लाख इनकम है महीने की, और बेटियों के भी लिए तिलक देना है, 2 बेटों को घर बना के देना है, मैं इसको बहुत अमीर नहीं कहती। ये एक स्तंभ है हमारी मिडिल क्लास पूरे देश का। अब आपको 15,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और आपने क्या किया, इधर से दिया इधर से लिया, 10% सरचार्ज लगा दिया उनके ऊपर, तो एक बार फिर मिडिल क्लास को दोबारा से ठोक दिया। तो मैं तो कहूँगी कि और फिर किसान जो इतना ज़्यादा त्राहिमाम ऑलरेडी था और त्राहिमाम आपने डिमोनेटाइजेशन से किया, अब लोग वेट कर रहे थे कि शायद एटलीस्ट महाराष्ट्र में, यूपी में, हरियाणा में, इवन इन बिहार, कि आप उनका ऋण माफ़ी करोगे, क्योंकि बहुत अच्छी खेती हुई, ना उपज का उनको पैसा मिला ना लागत का मिला, उसमें 60% भूमिका डिमोनेटाइजेशन ने भी निभाई, आप वहाँ भी फेलियर हुए। तो बाकी आप पूछिए, तो मैंने अपना नियत बताई कि अगर आप पूरा डिटेल डिस्कशन कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट के पास कि वो बहुत अच्छा कर सकते थे। पॉलिटिकली भी अगर आप दिखाना चाहते, बेनिफिट उठाना चाहते, तब भी कर सकते थे, पर आपने बिल्कुल निल। और मैं कहूँगी कि ये आपने प्रैक्टिकली इस बात को लोगों को अनुभव करा दिया कि जो आपका अनुभव है बहुत ही लेस था, और वो आपने इस बजट में शो। तो आप लोग तो खुश होंगे कि अब यूपी में वोट नहीं मिलेगा कम से कम इनको बजट की बात। ये पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन रियली जो मिडिल क्लास को जितना ज़्यादा धक्का दिया है, फार्मर्स को जितना ज़्यादा धक्का दिया है, गरीबों को जितना ज़्यादा धक्का दिया है, जो छोटे छोटे उद्योग वाले हैं उनको जो धक्का दिया है, इसको आप पॉलिटिकली नहीं ले सकते। बजट पूरे देश के लिए होता है, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन आप अच्छा कर रहे हैं या मैं अच्छा कर रही हूँ, अगर आंकड़ों और टेक्निकली और पॉइंट्स पे बात हो तो ये बजट फेलियर है। सुधांशु जी, देखिए ऐसा है कि जो इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण एक कोई अलग आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, वो हमारी एक सोच का अंग है। हमारी और कांग्रेस पार्टी की एक सोच में अंतर है कि हम आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं और उस सोच में एक बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। इसीलिए जैसे इनका ये कहना है कि 2.5 लाख की लिमिट आप बढ़ा के 3 या 3.5 लाख कर देते, हमने क्या किया कि टैक्स घटाया 5%। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में ये सबसे कम इनिशियल टैक्स स्लैब होगी। उससे क्या होता है कि जो लोग टैक्स पेयर नहीं हैं वो भी सोचता है, यानी अब 5 लाख रुपए तक की जिसकी आमदनी होगी, वो अगर 80C में अपने सारे के सारे कंसेशंस मिला ले तो उसकी टैक्सेबल इनकम प्रैक्टिकली 50,000 रुपए आएगी, यानी 2,500 रुपए देके वो सारे टैक्स से मुक्ति पा सकता है। तो वो सोचेगा कि बेहतर है कि हम 2,500 रुपए देके अपने टैक्स से मुक्ति पा लें। परंतु अब जो सरचार्ज 10% की उन्होंने बात कही, अरे भाई सरकारी आंकड़ा है कि इस देश में 10 लाख से ऊपर की सालाना आमदनी वाले कितने लोग, 24 लाख। 50 लाख से ऊपर सालाना आमदनी वाले कितने, 1,72,000, यानी पूरे देश की जनसंख्या का 0.01%। तो भाई जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और 0.1% भी नहीं है, उनके ऊपर सरचार्ज लगाया है और बाकी लोगों को एक प्रकार से अवसर दिया है कि वो इस मुख्य धारा में शामिल हो। क्योंकि वित्त मंत्री ने और भी 1-2 चीजें बताई, आप ध्यान करिए। इस देश में 2 करोड़ से अधिक लोग विदेश यात्रा करते हैं प्रतिवर्ष, मगर 10 लाख से अधिक आमदनी केवल 24 लाख लोगों की है। यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? कि मतलब विदेश आदमी जा रहा है, खर्चा कर रहा है और उसकी औसत मासिक आमदनी 1 लाख रुपया महीना भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? और इसमें एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि जो लोग टैक्स पेयर हैं उनमें 85% सैलरीड वाले हैं, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास स्कोप नहीं है अपनी सैलरी को छुपाने का। तो सरकार ने एक सोच बदलने का प्रयास किया है, और अगर भारत को बड़ी महाशक्ति बनना है तो केवल 3% या 3.5% लोग टैक्स देंगे, उससे भारत बड़ी महाशक्ति बन सकता है, लोगों को सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इसलिए हमने इसमें परिवर्तन करने की बात की। कुछ एक और, जैसे रेलवेज में 1 लाख करोड़ रुपए का सुरक्षा कोष किया,
क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो रेलवे की जो जर्नी है उसमें होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनको रोकने की आवश्यकता थी। रही बात किसानों का ऋण माफ करने की बात थी, तो आपको पता है कि बजट के ऊपर स्पष्ट रूप से चुनाव का माहौल है तो कहा गया था कि चुनावी राज्यों के लिए नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आने पे किसानों का सारा ऋण माफ किया जाएगा और जो गन्ना किसानों का 6,000 करोड़ का बकाया वो 120 दिनों के अंदर दिया जाएगा। तो मैं अगर ये कहना चाहूंगा कि कारपोरेट टैक्स को 30% से 25% पे लाने से लेके सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को 1 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर लाने के लिए मेरा यह कहना है कि एक व्यापक परिवर्तन है। जैसे डिमोनेटाइजेशन और कैशलेस सिर्फ ये नहीं है कि कागज का यूज हटाना, ये वैसा है जैसे किसी जमाने में आप चिट्ठी यूज करते थे, अब आप ईमेल यूज करते हैं। अब आप बताइए, चिट्ठी जाने में 3 दिन लगते थे, आने में 4 दिन लगते थे, 7-8 दिन लगते थे, अब आप मैसेज करते हो 7-8 सेकंड में जवाब आ जाता है। तो ये एक प्रकार से हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के सोच में परिवर्तन करवाने वाला बजट। सर लेकिन आप टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं उस आदमी को जिसको आप खुद कह रहे हैं कि तनख्वाही टैक्स कट के मिलती है, जो टैक्स चोरी करके भाग जाता है सर, विदेश भी चला जाता है मृगांक जी, उसको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है या मेरे जैसे इन जैसे लोगों को लाने की जरूरत है जिनकी जेब में तनख्वाही टैक्स कट के आ रही है? रोहित जी, इस मामले में हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, लोअर तबके को रिलैक्सेशन दिया है, ये ठीक है अपनी जगह पे, इसको जायज़ माना जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो आपका सबसे अपर क्लास जो है, अपर स्लैब में जो लोग आते हैं वहाँ टैक्स अवॉइडेंस होता है। सुधांशु जी ने बहुत सही जो फैक्ट है वो कोट किया कि केवल 24 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज़्यादा इनकम डिक्लेयर करते हैं और 2 करोड़ लोग जो हैं वो विदेशों में यात्रा करते हैं। लेकिन जो 2 करोड़ लोग विदेशों में यात्रा कर रहे हैं वो 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में नहीं आते, वो आते हैं आपके 30% के स्लैब में। तो हमको वहाँ पे भी कुछ टैक्सेशन में रियायत देके उनको एटलीस्ट इंस्पायर करना चाहिए था कि वो अपने टैक्स इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेयर करें। टैक्स अवॉइडेंस का हमेशा कुछ कॉस्ट होता है। अगर मैं 30% टैक्स पे करना है मुझे, वो बचाने के लिए मुझे 10-12% वैसे भी खर्च करना पड़ता है। अगर सरकार 15% 20% का एक टैक्स स्लैब डिसाइड करती है तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं सारा टैक्स डिक्लेयर करके और वाइट इनकम अपनी शो करूं। तो उस लेवल पे भी काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको वहाँ पे भी कुछ जेन्युइन बदलाव देखने को मिलेंगे। विजय जी, आपका कमेंट जल्दी से बजट पे। देखिए, बजट में 2 तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि कॉरपोरेट के लिए और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए क्या हुआ और एक आम आदमी के लिए क्या हुआ। अगर मैं आम आदमी की बात करूं तो उसमें सबसे पहली बात आती है महंगाई को लेकर। अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो अगर आप बजट को ध्यान से पढ़ें, जो स्पीच में नहीं है बाकी कागज़ों में है, इस देश में ये बात सही है कि बजट में एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी एलोकेशन हुआ है, पिछले साल भी काफ़ी कुछ हुआ था। लेकिन अगर आप ये देखें उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपकी फूड प्रोडक्शन आज भी स्टेगनेंट है, बजट का डॉक्यूमेंट बोल रहा है। लेकिन जो पिछली बार हमने एग्रीकल्चर के लिए बजट दिया था हमने वो भी इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात, जो हमने पिछली बार किसानों को ऋण दिया था, आप किसी को पैसा दे दो और उससे संबंधित जानकारी ना दो कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो किसानों के लिए जो हमने 10 लाख रुपए एलोकेट किए हैं और किसानों को जानकारी देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उस पैसे का, अगर आप वो एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं देंगे तो किसान के लिए लायबिलिटी बनेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो रही है, आपका वाटर टेबल डाउन जा रहा है, आपकी सॉइल क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि हम बजट में तो पैसा एलोकेट कर रहे हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इस पे कहीं बजट में ध्यान नहीं है। क्योंकि पहले भी जो आपने बजट दिया था पिछले साल भी, वो भी ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बार आप बढ़ा के दे रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी ये नहीं पता। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स का जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक फूड सिक्योरिटी और फूड प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं होता है। इस देश की आबादी हर साल 2 करोड़ बढ़ रही है लेकिन आपका फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, देश की आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कम से कम महंगाई के मुद्दे पे मुझे लगता है ये बजट साइलेंट है, पहली बात। दूसरी बात है शिक्षा की। इस देश में हमने शिक्षा के परिवर्तन की बात करी लेकिन जो आमूलचूल परिवर्तन है, हम एक तरफ शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सेपरेटली स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके यूजफुल एजुकेशन क्यों नहीं बना सकते? एजुकेशन सिस्टम अलग है, स्किल डेवलपमेंट अलग है। इसका मतलब जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उससे स्किल इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसके लिए हम सेपरेट बजट एलोकेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक सोच का विषय है जिसको सरकार को देखना पड़ेगा। तीसरी बात है हेल्थ केयर को लेके। बहुत अच्छी बात कही इस बजट में कि हम जेनेरिक दवाइयों के ऊपर जोर देंगे, वो सस्ती होती हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता, आज भी आप जाइए जेनेरिक दवाइयाँ कोई दुकान वाला नहीं रखता है।
हर आदमी ब्रांडेड दुकान, हर आदमी महंगी दवाइयाँ रखता है जिसमें मार्जिन अच्छा है। क्या इस पर सरकार कानून लाएगी कि 50% दवाइयाँ हर दुकान वाले को जेनेरिक रखनी पड़ेंगी, या उसकी दवाई के लिए मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अगर एक टैबलेट लेनी है, क्योंकि मेरे मोहल्ले वाला तो कोई रखने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को एक ओवरव्यू करके देखने की ज़रूरत है कि अगर हम, बजट की नीयत अच्छी है, मैं नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो आम जनता तक कैसे पहुँचेगा, उनके वेलफेयर में कैसे पहुँचेगा, इस पर देखना पड़ेगा। और तीसरी बात है हाउसिंग को लेके, आज मकान इतने महंगे हो गए, आप उसमें ब्याज 2% कम कर देंगे, क्या फ़ायदा। सबसे बड़ी बात है कि इतने महंगे मकान हैं क्यों इस देश में? क्या इतना सीमेंट महंगा हो गया, लोहा महंगा हो गया, क्या ज़मीनें महंगी हो गई, या लेबर महंगी हो गई? क्या इतना महंगा हुआ कि जो घर पिछले 4 साल पहले 25 लाख का था आज 50 लाख का हो गया? ऐसा क्या महंगा हुआ? क्या इस पे कोई कानून बनेगा? जैसे हम एसेंशियल कमोडिटी की बात करते हैं कि इससे ऊपर आप महंगाई नहीं करेंगे, क्या मकानों की रेट के ऊपर भी कोई कानून बनेगा कि कैसे रेट तय हो, या जो बिल्डर चाहे जैसे चाहे उसको बेचे? क्योंकि ये शॉर्टेज है इस देश में, और उसका फायदा अगर बिल्डर उठा रहे हैं और दूसरी तरफ हम खर्चा बढ़ा रहे हैं, ब्याज बढ़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम आपको 2% का रिबेट दे देंगे। तो मुझे लगता है आम जनता से संबंधित जो सवाल हैं उनको पूरी तरह से देखने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कहने से कि हमने बजट एलोकेट कर दिया से काम नहीं चलेगा, उसके एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन का पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में फेलियर इम्प्लीमेंटेशन में ही होता है। पैसा इस देश में कभी कम नहीं था, लेकिन कहीं पे नीयत की कमी थी, कहीं पे जागरूकता की कमी थी, और कहीं काम नहीं करने की नीयत थी। मेरे ख्याल से उसको एड्रेस करने की। रंजन साहब, जल्दी से आपसे एक कमेंट लेता हूं, उसके बाद डिबेट खुल जाएगी थोड़ी सी। एक्चुअली काफी आपको लगता है जो बात रंजीता रंजन ने कही कि अनुभवहीनता थी सरकार की, वो नजर आ गई इस बजट में? सीधी बात करो, आपका जो सवाल बेसिकली था कि बजट से आम लोगों का उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई। बस आम आदमी आने के साथ साथ सारे पॉलिटिक्स आ जाती है। जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो रिएक्शन पॉलिटिकल कुछ होता है, और हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हम एक्सपर्ट लोग हैं, हम अपने बात तो अलग करेंगे। सो आई विल नॉट रिएक्ट। मैं पॉलिटिकल बात है या नहीं इसके बारे में रिएक्शन नहीं दूंगा। बजट क्या है, दैट्स फंडामेंटल क्वेश्चन। बजट नहीं है कि हर एक सालाना प्लान है किसको, हर किसी को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाए, वो है नहीं। बजट एक देश का विकास की जो कल्पना है सरकार की, इसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस का एक साल का प्लान है, बट ये स्टैंड अलोन नहीं होता। इसका बैकग्राउंड कुछ होता है, आगे भी कुछ होता है। जैसे इन्होंने सही कहा कि लास्ट ईयर हुआ था, इसका क्या हुआ। इवन आई थिंक आप थे एक GTV प्रोग्राम में, लास्ट ईयर बजट में मैंने यही कहा था, मॉनिटरिंग हमारा देश का सबसे बड़ा कमजोरी है। प्लान होता है, फिर प्लान होता है, फिर प्लान होता है, फिर प्लान होता है। प्लान जो हुआ था लास्ट ईयर, इसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मॉनिटरिंग इज पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं प्लानिंग कमीशन के साथ बहुत सारे काम कर चुका हूँ। प्लानिंग कमीशन जो पहले अभी नीति आयोग हो गया है, इसकी जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है सबसे कमज़ोर है, था। आई डोंट थिंक ये अभी बढ़ा हुआ है। तो जब तक आप एक फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, जो भी प्लान होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग होगा। जब तक हम मॉनिटरिंग प्रोसेस का और इम्पैक्ट का नहीं करेंगे, तब तक बजट मेकिंग ऐसे ही हवा में चलता रहेगा। लोग टेम्पररी खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, मगर पैसा आएगा कागज़ में, मगर ग्राउंड में कुछ नहीं जाएगा। वो होता रहा है। मैं प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक इन्वॉल्व रहा हूँ, तो आई नो द प्रोसेस में क्या क्या कमी होता है, मगर इसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। जब तक हम इवन मैं एक रिकमेंडेशन में प्लानिंग कमीशन ने कहा था अबाउट 10 years बैक, 4% ऑफ एवरी पेनी स्पेंट और एवरी अमाउंट स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी ईयरमार्क्ड फॉर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन। जब तक आप मॉनिटरिंग के लिए कोई रखवाली नहीं करने वाला होगा, हर कोई गड़बड़ करेगा। अब तो हमारा सिस्टम है नहीं। जो ने कहा सही कहा, मैं अभी बात कर लेता हूँ सिस्टमिक इशू। डेवलपमेंट इज ए सिस्टमिक इशू। पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल करते हैं, अलग बात है, पर विकास की जो दिशा है, दिशा और दशा दो चीज़ मैं आमतौर पर कहता हूँ। जो ये सरकार जो दिशा दिया है, इसी के हिसाब से ये बजट बनी है, दैट आई कैन से फार्मली। इसमें सेक्टर वाइज जो कमिटमेंट था हुआ है, और एसेंशियल जो बैकग्राउंड है, मैं बैकबोन कहूँगा बजट का, रिफॉर्म और ब्लैक मनी कंट्रोल। ब्लैक मनी कंट्रोल के लिए जो नोटबंदी हुई थी, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका फॉलोअप वगैरह जो करना है, इसका ये भी झलक दिख रहा है। और रिफॉर्म के बारे में हर सेक्टर में कुछ ना कुछ काम हुआ है। मैं पॉजिटिव कुछ कहता हूँ, नेगेटिव में आऊँगा बाद में। पॉजिटिव में एजुकेशन के लिए फर्स्ट टाइम आई फाउंड इनोवेशन फंड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इनोवेशन हमारे देश में सूरज से निकल गया है। अब 0.8% इंडिया का R&D एंड इनोवेशन बजट है, जबकि एक छोटा सा कंट्री आई थिंक ताइवान जैसा, इसका 3% है बजट का, टोटल बजट का।
नो, वेयर आर यू हेडिंग? इंडिया का टैलेंट जाके बाहर R&D करती है और इंडिया का अंदर नहीं होता. दैट्स ए मेजर वीकनेस. बट द फैक्ट रिमेंस, मैं पॉजिटिव में पहले कर देता हूँ. रेल कोच जो हमारा आम आदमी रेलवे में यात्रा करता है, जो रेल कोच का हालत जो है, अभी बजट में आज जो डिक्लेयर हुआ है कि एक स्कीम होगा, हर कोच का कंप्लेन रिजोल्यूशन होगा. दीज आर इनोवेटिव आइडियाज. सर मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, आपको लगता नहीं कि भाई जब हम लोग, मैं उधर भी बैठ जाऊँ और इधर बैठ के भी मैं उन्हीं की तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे, हमारा अपना पेट भरा होगा तब तो हम ये सब सोचेंगे सर. ये सवाल बड़ा अपने लिए कुछ है नहीं, अपनी जेब में कुछ आ नहीं रहा, तो आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम रिफॉर्म सोच लें, हम इनोवेशन सोच लें, हम इस चीज़ के लिए प्लान कर लें, उस चीज़ के लिए प्लान कर लें. सर अपने पास ही कुछ नहीं होगा तो कैसे प्लान कर लेंगे? एक बार देखिए, लोगों से मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, आप लोग आज के बजट से खुश हैं? देखिए बड़ा मिक्स रिएक्शन है. मैं एक रिएक्शन देता हूँ, इसका रिएक्शन देता हूँ. अगर यही पॉपुलिस्ट होता तो सब लोग कह देते हाँ हम खुश हैं, भले ही 3 महीने बाद समझ में आता कि जेब में अपनी अब भी कुछ नहीं आने वाला है ना? तो वो आज समझ में आ रहा है. लेकिन सवाल ये है कि आपको लगता है कि इस बजट में आपको जो बात कही गई है कि रोजगार इतने क्रिएट होंगे, वो रोजगार मिलने की उम्मीद है? अब देखिए, मैं अभी बीच में चला जाऊंगा तो उसके बाद आपको कितनी डिसेंट की वॉइसेस सुनाई देंगी. मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता आप जवाब देना चाहते हैं. उसके पहले रंजीता जी बहुत देर से उंगली उठाए, वापस आ रहा हूं आपके पास. मैं सुधांशु जी अभी डिजिटल की बात कर रहे थे और रेलवे में 1 लाख करोड़ की बात कर रहे थे. एक तो वो 1 ईयर का नहीं है, 5 ईयर प्लान है. दूसरा क्या है, बहुत निराशा हुई कि जो सेफ्टी स्टाफ है अभी वैकेंट है 1.40 लाख, उसके बारे चर्चा करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, उसकी भी चर्चा नहीं की. आप डिजिटल कर रहे हैं. हम लोग को उम्मीद थी आप इतना डिजिटल की बातें कर रहे हो तो शायद बजट में आप बताएंगे कि आपका क्या प्लान है कि रूरल व्यक्ति को आप डिजिटल के बारे कैसे समझाएंगे. इवन यहाँ से भी बहुत लोग होंगे, अर्बन एरिया में भी होंगे जिनको डिजिटल पेमेंट करने नहीं आती. एक बात तो ये. दूसरा, साइबर सिक्योरिटी के बारे गवर्नमेंट का क्या प्लान है? क्या गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम है कि JP मॉर्गन जैसा बैंक 3 साल पहले 2000 करोड़ जो पर ईयर सिक्योरिटी पे खर्च करता है, उसका बैंक हैक हो गया, उसके सारे डेबिट और ATM हैक हो गए. हमारे यहाँ सुधांशु जी मालूम होगा शायद, साइबर कोर्ट में हमारे जज भी नहीं है. तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को तो पहले सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए. असली चीज तो आपने कही नहीं, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, उसके बाद आप लोग देखिए, हम लोग विश यही करते हैं कि जैसे अपोजिशन हमेशा किसी भी डिबेट में जाओ राहुल जी को जरूर याद करते हैं. GTV वाले राहुल जी को बहुत याद करते हैं. हम चाहते हैं आप याद नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी को पूछते नहीं है. इसको दिलाने का काम करें. नहीं कहेंगे तो आप कहेंगे मोदी मोदी करते हो, राहुल गांधी को पूछते नहीं हो. देखिए, एक बात का जरूर जवाब ठीक है, आपने साइबर सिक्योरिटी का सवाल उठाया, मैं 100% आपके साथ हूं और निश्चित तौर पे सरकार को इसकी जवाबदेही है कि इस देश में आम आदमी का मतलब जब मैं कह रहा हूं, मेरे पिताजी, आज मैं कोशिश करूं कि वो डेबिट कार्ड लेके चले जाएं और दुकान से वो स्वाइप करके सामान खरीद ले, तो उनके मन में ये डर रहता है कहीं क्लोन तो नहीं कर लेगा, कहीं नंबर तो नोट नहीं कर लेगा, कहीं पिन तो ब्रेक नहीं कर लेगा. एक बात और जोड़ दूंगी. एक बात, आप कह रहे हो आपके पिताजी जाते हैं, और आज जो जमाना है, अगर पिताजी बीमार है वो अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते हैं. रियल में बता रही हूँ, 50% नहीं करते होंगे. एक बेटा जाकर उनके सारे पैसे निकाल के चला गया, और एक सपोज एक बीमार आदमी है, आप उसको कह रहे हो तो बीमार भी है तो खुद जा ATM में जाओ, अपना पेटीएम करो, या जाकर कार्ड से ही आप अपना सामान खरीद सकते हैं. तो क्या उनके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा? मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो डिजिटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं सर, कि डिजिटल इंडिया लेके आना चाहते हैं, उसका पूरा आपने मॉडल प्लान किया हुआ है. उसमें एक साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो उन्होंने रेज किया है. दूसरा सर, आपके पास नेटवर्क नहीं है. पेटीएम से पैसे देने के लिए आपने देखी होगी रिपोर्ट टीवी पे, दुकान की छत पे चढ़ के वो सीढ़ी पे लेके खड़ा है मोबाइल, तब नेटवर्क आता है, तो उसको 5 रुपए की पेमेंट होती है सर. तो उस स्थिति में हम कैसे सपना देखेंगे? देखिए, ये जो बात आपने कही है सही मायने में गंभीर बात है. साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है. जैसे भी आपने बताया कि राहुल जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था. याद करिए, पिछली गवर्नमेंट के समय में वित्त मंत्रालय के अंदर हैकिंग हो गई थी, साइबर स्नूपिंग हुई थी अमेरिका के द्वारा. तो इसलिए इस तरह की चीजों के ऊपर, मगर वो सरकार क्या क्या मेजर्स उठा रही है वो एक पब्लिक डिस्कोर्स में डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट होता है. परंतु ये बात आपकी सही है. अब रही बात इसकी कि ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कैशलेस इकोनॉमी में लोग इसको प्रयोग कर सकें. तो आपने देखा होगा कि इसमें भी वित्त मंत्री जी ने बोला है कि 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को
इस समय अगले 1 वर्ष के अंदर ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे और जो हमारी ब्रॉडबैंड की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाया जा रहा है इस समय, इसीलिए ताकि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन आसानी सर लेकिन बजट में उन्होंने मौका चूक दिया कि स्वाइप मशीन से जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं उस पे से ट्रांजैक्शन चार्ज आज हटा रहे हैं हम। वो मौका था आज आपके पास, आप कर सकते थे। देखिए उसमें जो ट्रांजैक्शन चार्ज जाता है जिन जिन कंपनियों के पास, आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते होंगे, उसको एक बार एक मुश्त कुछ समय के लिए तो गवर्नमेंट रोक सकती है, पर उसको टोटली विड्रॉ करने के कुछ टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं जिसको कि एकदम इमीडिएटली गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। अब देखिए जो इन्होंने एक बात कही कि जब तक उस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं तो उसे खर्च करने के लिए या आप टैक्स नेट में लाके करेंगे क्या। तो हमने देखिए बहुत सोच शुरू से रखी, ये जो जनधन अकाउंट थे तो क्या हुआ, 21 करोड़ से अधिक लोगों ने जनधन अकाउंट खोले ना, तो जब उन लोगों के पास अकाउंट आया तब तो हम उसमें डायरेक्ट सब्सिडी दे पाएंगे। दूसरी बात, अब गरीब आदमी के पास जब कुछ है नहीं तो आप किससे कहेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास देखिए, एलपीजी मामले में प्रधानमंत्री ने कहा, लोग कहते हैं भाई और दो, प्रधानमंत्री ने कहा गिव इट अप। जिन लोगों के पास अच्छी इनकम है वो एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दें, 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दी, उसी से उज्ज्वला योजना चली और गरीब लोगों तक बात पहुंची। यानी हम लोगों ने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश 80 करोड़ के पास इंटरनेट नहीं है, क्या उसकी बात फाइनेंस मिनिस्टर को करनी चाहिए थी कि नहीं? मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। जब डिजिटल पेमेंट की बात की तो 22 करोड़ के पास मात्र स्मार्टफोन है, तो वो क्या प्लान है? क्या मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। आज ये बताइए कि भारत में बात करेंगे तब पेटीएम की बात करेंगे ना, कि पहले दर्जी को बोलेंगे भैया जब भारत आज आईटी की सुपर पावर है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। जबकि 30% लोग निरक्षर हैं। जब आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी लाए थे कंप्यूटर, उस समय तो 80% लोग निरक्षर थे। तो आपके हिसाब से तो इंतजार करना चाहिए 50 साल। एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आदमी आगे बढ़ता है। सोच थी, पर आप बहुत फास्ट चल रहे हो। आप कहते हो हम तो फास्ट चलते ही हैं, यही तो अंतर है कि आप जिस आपकी रफ्तार और हमारी रफ्तार में भारी अंतर है। नहीं तो क्या जी अगर जवाब दे सके तो ताली बजवाइए। नहीं तो क्या स्पीड, आप चाइना को तो 40% का मुनाफा दे रहे हो। नहीं रंजीता जी, 80% मेरा एक सवाल है ना, इंटरनेट कैसे पहुंचेगा? मेरा एक सवाल है सुधांशु जी, रंजीत मेरा एक सवाल है, तो भाई क्या स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि 1971 में नारा दे गरीबी हटाओ और 2017 तक भी नारा वही रहे कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटे नहीं, गरीबी बढ़ती चली गई। सुनिए सवाल मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, क्योंकि हर बार हर बजट में हम गरीबी हटाते रहेंगे और गरीबी हटेगी नहीं कभी भी, उतनी गरीबी बढ़ती चली जाती है। सुनिए ऐसा है, सन 71 में नारा आया गरीबी हटाओ और 2013 में यूपीए ने कहा कि 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए। यानी इतनी शानदार गरीबी हटी कि 40 साल के बाद 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नहीं मैसर था। सुधांशु जी आपने हटा दी, से तुलना करेंगे तो अंतर आप यही बताओ, आप 7 जून में हटाने वाले थे, आपने हटा दी क्या? एक चीज और, आपने गरीबी हटा दी क्या? 2 करोड़ को हर साल नौकरी दे दी क्या? आपको 50 साल मौका मिला, हमें अगर 10 से 15 साल मौका मिला तो गरीबी की स्थिति में पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाएगा। 100 दिन में करने वाले थे, आप 10 अच्छा एक और चीज सुनिए, एक मैं फैक्ट और बताता हूं। आपने 2 करोड़ को नौकरी दी क्या हर साल? आपने 35% और नौकरी ले ली आपने, हमने कम से कम ये तो नहीं किया ना सर। आप बताओ ना, नौकरी दे रहे हो? मैं जवाब दूं। देखिए मुद्रा योजना के तहत 3.25 करोड़ लोगों ने 10,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण लिया है। यही हमारी आपकी सोच में अंतर है। अगर किसी ने 2 लाख, भाई इस तरह डिस्टर्बेंस करेंगे तो भाई वो भी कम हो गई। जवाब तो सुनिए उनका, आप बात सुनिए ना रंजीत जी। अब आप देखिए, आप बोल रही थी मैं हस्तक्षेप कर रहा था क्या? बताइए, आप बोल रही थी मैं हस्तक्षेप कर रहा था क्या? तो मुझे रंजीता रंजन जी उनका जवाब सुन लीजिए। नहीं पसंद होगा, आपका टर्न आया, आपको जो उचित जनता अपने आप तय कर लेगी। यूपी में वोट नहीं देगी इनको ना, वो तो नहीं देगी। और क्या, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जनता सब समझती है आजकल। अभी जनता पूछ देगी कि मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी के लिए 50 दिन दे दो, उसके बाद मुझे जिस मर्जी चौराहे पे फांसी चढ़ा देना। पूछ लेगी जनता जब बीच में जाऊंगा तो थोड़ा सा सब्र रखें, उनका जवाब भी सुन ले कम से कम। सर बोले। देखिए मेरा कहना था जॉब क्रिएशन पे मुद्रा योजना के तहत 3.25 करोड़ लोगों ने छोटे ऋण लिए, 10,000 से 10 लाख। इसका मतलब जिसने 2 लाख 3 लाख का ऋण लिया, तो अगर हम ये मान लें कि औसतन एक जॉब भी क्रिएट हुआ होगा, इसका मतलब 3 करोड़ जॉब या तो क्रिएट हुए या क्रिएट होने की स्थिति में। जॉब का मतलब नौकरी, और जॉब का मतलब आपका स्वयं का व्यवसाय, और चाहे छोटा ही एंटरप्रेन्योर। ये एक सोच में अंतर है जो हमारी और इनके। इसीलिए देखिए इंप्लीमेंटेशन की एक बड़ी अच्छी बात कही थी। मनरेगा में पिछले साल जो इनकी सरकार के समय 40,000 करोड़ का आवंटन था, खर्च हुआ 29,000 करोड़। हमारे टाइम में 38,000 करोड़ का आवंटन था, खर्च हुआ 47,000 करोड़। की बात कर रहे हैं।
तो आज इसलिए इस बार की 48,000 करोड़ हमने आवंटित, ये अंतर होता है। इसीलिए आपने कृषि की बात कही, जहां जहां भाजपा लंबे समय तक रही उन राज्योयों में लगातार कृषि विकास की दर 10% से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 4 कुछ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 3.25% थी हमारी सरकार आई, आज 19%, जबकि उत्तर प्रदेश में कृषि की स्थितियां मध्य प्रदेश से बेहतर है। इसलिए लंबे समय मौका मिले तो हम परिवर्तन करके दिखाते हैं भाई। उन्होंने कृषि की बात बड़ी गंभीरता के साथ उठाई थी। अगर वाकई इनके पास ऐसे मॉडल्स हैं जो मध्य प्रदेश का मॉडल है जैसा वो कह रहे हैं अभी, तो उसको देश में लागू करने में क्यों हिचकते हैं? फिर देश में भी लागू कर देते। देखिए, यही बात इस सबसे चिंता की बात यह है कि एग्रीकल्चर एक तरफ से स्टेट सब्जेक्ट है। अब किसी राज्य ने अपनी तरफ से मेहनत करी और उसका किया, वो रेप्लिकेट नहीं हुआ। बाकी राज्य जो बीजेपी के आज करीब 12 राज्य हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। एक मध्य प्रदेश जनता ने वोट तो गुजरात मॉडल देख के दिया था ना सर। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वैसा ही हो जाएगा इंडिया भी। उन राज्यों को देखें, मैं वही आपसे कह रहा हूँ रोहित जी की दो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले हम बात कर रहे थे डिजिटल इकोनॉमी को लेके। इस देश में करीब 6-6.5 लाख गांव हैं, 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस हैं, जो ज़्यादातर 70% ब्रांचेस शहरों में हैं, करीब 1.25 लाख के आसपास पोस्ट ऑफिस हैं। आज 6.25 लाख गाँव में अगर आप ये कहें कि 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस भी अगर एक गांव में एक भी है, तो आज भी 5 लाख गांव ऐसे हैं जहाँ बैंक नहीं है। आप ऐप्स बना रहे हो, भीम बना रहे हो, उसको कनेक्ट किससे करोगे? पहली बात। दूसरी बात, इंटरनेट और बाकी चीज़ें हमने कही। आज ब्लाइंड जो आदमी है वो ई कॉमर्स या इंटरनेट टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करेगा? उसके लिए क्या प्रावधान है? एक जो आदमी नेत्रहीन है उसके लिए क्या प्रावधान है? आज तक ये सरकार ने नहीं बताया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, सुधांशु जी ने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि पहले आप चिट्ठी भेजते थे, आज आप ईमेल भेजते हैं। साहब, चिट्ठी में पैसा लगता था, ईमेल फ्री है। करेंसी में मेरे को कॉस्ट नहीं लगती थी। आप ई डिजिटल में, आप ई पेमेंट में मेरे से 2% एक्स्ट्रा कटवा रहे हो। किसकी जेब में जा रहा है? हिंदुस्तान में सिर्फ 3 इंटरनेट कंपनियां हैं जो टेलीकॉम देती हैं। या तो इंटरनेट हर एक को मजबूरी हो गया लेना, तो एक तो उन 3 कंपनियों के अकाउंट में मेरे को पैसे डालने महीने के 100 रुपए कम से कम। फिर ऐसे करीब 20 बैंक हैं मैक्सिमम जो ई पेमेंट दे रहे हैं। तो 130 करोड़ लोग हर रोज अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं, 2% ये करीब 25 कंपनियों के खाते में डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पता है कि टोटल ट्रांजैक्शन का कॉस्ट इस देश में, आज अगर ट्विटर फ्री चल सकता है, जीमेल फ्री चल सकता है, तो भारत सरकार एक ऐसा सर्वर क्यों नहीं खड़ा कर सकती कि जिसमें ट्रांजैक्शन फ्री हो जाए और सारे बैंक उस पर कनेक्ट हो? मतलब आप ले आए कि कुछ ना कुछ अंबानी अडानी की जेब में जा रहा है फिर से यार। ये तो मैं देख ही रहा हूं, क्योंकि बिल आता है मेरे पास ना, किसी की जेब में तो जा रहा है। ठीक है, मृगांक आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच बोलिए। जी, मैं इसमें 2 चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। एक तो इंफ्रा को लेकर के इतनी बात हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के इतनी बात हो रही है। मैं उसमें एक फैक्ट जोड़ूंगा। हमारे देश के 80% जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो उस देश के 60 बड़े शहरों में होते हैं, जहाँ पे बैंक्स हैं, जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रा है, इंटरनेट है, सब कुछ है। तो हम एक्चुअली किसके नाम पे क्या सुविधा चाह रहे हैं? हम असम के कुछ लोगों को जहाँ पे आज इंटरनेट नहीं पहुँचा है, उनके नाम पे बाकी सब लोगों को कैश की फैसिलिटी देना चाहते हैं क्या? ये एक बार हमको तय करना पड़ेगा। डेफिनेटली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, आपको इंटरनेट डेवलप करना होगा, आपको बैंक्स डेवलप करने होंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक कैश को बंद नहीं किया। कैश अभी भी है उस छोटी जनसंख्या के लिए। उनकी आज जो 2/3 लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनको फूड सिक्योरिटी दी गई है, उसमें से कितने लोगों को दिन में 2,000-3,000 ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत होती है? वो तो बेचारे कमाते ही महीने में 2,000-3,000 हैं, उनका तो काम वैसे ही कैश में चलना है। 200 रुपये कमाते हैं, उसको खर्चा करते हैं, तो उनको ना ऐप की ज़रूरत है और ना उनको बैंक जाने की ज़रूरत है, उनके लिए तो कैश अवेलेबल है। दूसरी एक और बहुत बड़ी बात है जो हमेशा से कहीं ना कहीं हम सब लोगों के देखने में छूट जाती है। हम बार बार कहते हैं कि इस देश में केवल 3% लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं। इस देश का टैक्स बेस जो है वो 3% है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी जो 97% लोग हैं जो जब माचिस लेते हैं, जब चाय पीते हैं, जब बस में सफ़र करते हैं, वो जो टैक्स भरते हैं, वो 97% आपने किस ब्रैकेट में डाले हुए हैं? ये सवाल मैं ज़रा इसका जवाब मैं चाहता हूँ। इस देश की आयरनी है कि हमारे यहाँ एक भिखारी भी, गरीब किसान इन सब की बात छोड़ दीजिए, एक भिखारी भी अगर भीख मांग के 100 रुपये इकट्ठा करता है तो कुछ ना कुछ वो टैक्स भरता है। सो हमको ये कहना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स पेयर जो है, इनकम टैक्स पेयर जो है वो 3% है, से ज़्यादा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पेयर है वो 100% बेस है। हमको ये
एक्नॉलेज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप सब लोग टैक्स पेयर हैं। हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, उसके पहले रंजन साहब एक छोटा कमेंट आपसे जरूर लूंगा। हमारी समस्या जो है दो तरह का, एक है डायरेक्शन पॉलिसी लेवल का, दूसरा ट्रांजैक्शन इशू। ये सारे जो जितना सारे डिस्कस हो रहा है अभी, ये ट्रांजैक्शन इश्यूज। मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आप लोग बड़ा ताली बजाई थी उस समय कि हमें इमीडिएटली क्या मिलने वाला है। आप सर्दी का मौसम है, आप कितने लोग 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हो या पार्क जाते हो वॉक करने के लिए? कितने %? कितने लोग? 1-2%? चलो नहीं करते, 99% नहीं करते हैं। तो आप 1% में आएंगे, तो 99% नहीं करते हैं। आप 15-20 साल के बाद तबीयत खराब होगी, बीमारी होगी, हॉस्पिटल जाएंगे नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा। हमारा इकोनॉमी का हालत यही हुआ है, जबकि आपका 84% करेंसी ऐसे रास्ता खोल दिया, जो 1500 वाली ब्लैक इकोनॉमी दबाव डालता है सिस्टम पे। तो इसको करेक्शन करने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? बात यहाँ हो रही है शॉर्ट टर्म फायदा, लॉन्ग टर्म फायदा का अंदर कनेक्शन। वो आमतौर पर आम आदमी नहीं समझ पाता। इसको देश का नायक जो है इसको समझना पड़ेगा, समझ के रास्ता बताएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नाउ लेकिन आपको आम आदमी को इमीडिएट प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा। हम नहीं कहेंगे हर आम आदमी बन जाएगा एक भविष्य दृष्टा या विजनरी आदमी। का प्लान बताएंगे ना, क्या फायदा हो रहा है? एक मिनट, लेट मी कम टू पॉइंट। तो अभी जो स्थिति है देश का, जहाँ ब्लैक इकोनॉमी हावी हो पड़ा है, इसको अभी जब ठीक नहीं किया जाता और 5 साल का बाद में भी ये ठीक होने की कगार में नहीं होता, तो इसको ठीक करने के लिए जो सारे इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक रास्ते में ब्लैक मनी को कंट्रोल करना है, दूसरे विकास का गाड़ी चलानी है। और विकास की गाड़ी चलाना हो तो जो प्रक्रिया है इसको कैसे एम्पावरमेंट किया जाए। मैं एक चीज के दुखी हूँ, हमारा रिफॉर्म एफिशिएंसी का ऊपर जो स्पीड आना चाहिए तो वो नहीं दिख रहा है। आइडिया अच्छे हैं, जो इन्होंने सही कहा, द एफिशिएंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो दिख नहीं रहा है। इसके लिए जो लगाम लगाना चाहिए घोड़े पे वो नहीं है, सो दैट इट इज गॉन टू अंडर कंट्रोल, वो नहीं हो रहा है। देयर आर मेनी प्रोसेसेस व्हिच कुड हैव बीन डन। ये जो कुछ एग्जाम्पल है वो सही है, क्योंकि अर्बनाइज सिस्टम में हम खरे उतर जाएंगे, मगर रूरल सिस्टम में हमारा हालत क्या है? ये बात सारी चीज़ें सही है, मगर मैं इसको अभी अटैक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले गाड़ी तो आ जाए, पटरी में आने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट होते जाएंगे, मगर इसके लिए फीडबैक हमें देना जरूरी है। ये सर 32 महीने हो गए हैं, अब भी गाड़ी पटरी पे नहीं आएगी तो सर कब आएगी? नहीं, मैं एक प्रश्न और सर यूपी में जनता अगर पटरी से उतार देगी तो फिर तो कैसे ही आगे रास्ता बंद हो जाएगा। ये बात सही है। एक प्रश्न करूं आपसे, जहाँ सर मैडम छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आप ही से शुरू कर लूंगा, तब आप अपनी बात कहिएगा। जहां हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता हो और नगर पालिका के, यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव से लेके लोकसभा राज्यसभा के किसी उम्मीदवार के चुनाव तक ये तय होता हो कि मोदी लहर है या खत्म हो गई है, तो उसमें फिर आप विकास की गाड़ी को कितने दिन पटरी पर रख पाएंगे, वो भी हवा में चला के? ये बड़ा सवाल है। ये बात सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, कोशिश करेंगे बीच में, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, सबके सवाल एड्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ लोगों के सवाल भी अगर हम ले पाएं। ताल टॉक के स्पेशल एडिशन आप इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से। बजट से क्या मिला, और ये नोट का बजट है या वोट का बजट,